हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत हितग्राहियों के लिए कितने रुपए की सहायता राशि निर्धारित की गई है। और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए या 25,000 रुपए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों 20,000 रुपए। तो आप मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की सहायता राशि के रूप में 20,000 रुपए को अवश्य ही ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी ये योजना हाल ही में लॉन्च की गई है। तो दोस्तों इस योजना के प्रावधान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस योजना के तहत मजदूर परिवारों की पहली 2 बेटियों को उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इस योजना के तहत सबसे पहले सहायता राशि तो वो हो गया आपका 20,000 रुपए। दूसरा, इसमें हितग्राही वर्ग कौन सा होगा, तो होगा आपका मजदूर परिवार। ठीक है, किन के लिए दिया जाएगा, पहली 2 बेटियों के लिए। तो ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इस योजना को बनाते समय या इस योजना के प्रावधानों को निर्धारित करते समय बेटियों के विवाह को भी ध्यान में रखा गया है। और इस योजना के तहत फिर से मजदूरों की पहली 2 बेटियों में से प्रत्येक के बैंक खाते में 20,000 रुपए जमा किए जाएंगे। तो ये सारे तथ्य आपको मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना के संबंध में अवश्य ही ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, बस्तर के किस साहित्यकार द्वारा हिंदी हल्बी शब्दकोश की रचना की गई है। और हमारे विकल्प हैं रुद्र नारायण पाणिग्रही, केदारनाथ ठाकुर, अरविंद मिश्र या भालराव तैलांग। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रुद्र नारायण पाणिग्रही। तो दोस्तों ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। रुद्र नारायण पाणिग्रही जी जो कि बस्तर के साहित्यकार हैं, इनके द्वारा हिंदी हल्बी शब्दकोश बनाया गया है। और नाम से ही ये चीज काफी अंडरस्टूड है। इन्होंने अपने शब्दकोश में हल्बी के शब्दों का हिंदी में अर्थ बताया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, राज्य में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए किस स्थान पर तीरंदाजी अकादमी खोले जाने की घोषणा की गई है। और हमारे विकल्प हैं बलौदाबाजार, जशपुर, जगदलपुर या कोरबा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जगदलपुर। तो दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 26 जनवरी 2022 को यह घोषणा किया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में राज्य स्तरीय अकादमी प्रारंभ की जाएगी। और इस अकादमी का संचालन शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी के नाम से किया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही विशेष नाम आपको दिखाई दे रहा है, शहीद गुंडाधुर। तो इनके बारे में हम बात करते हैं। वीर गुंडाधुर जी 1910 में हुए भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। ठीक है, कौन से विद्रोह के, भूमकाल विद्रोह के। दोस्तों आप जब छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जनजाति विद्रोह का अध्ययन किए होंगे तो इस तथ्य से, इस नाम से और इस ईयर 1910 से बिल्कुल इस विद्रोह का उद्देश्य था बस्तर क्षेत्र को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। और इस विद्रोह से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, वो यह है कि इस विद्रोह में एक नारा दिया गया था। वो नारा था बस्तर बस्तर वासियों का है। ठीक है, क्या नारा दिया गया था, बस्तर बस्तर वासियों का है। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, बस्तर बस्तर वासियों का है, यह नारा निम्न में से किस जनजातीय आंदोलन में दिया गया था। तो आप बिल्कुल अपना जवाब देंगे भूमकाल विद्रोह। और ईयर भी आपको ध्यान में रखना है, सन 1910। इस विद्रोह के अगर मैं प्रतीक के बारे में बात करूं तो इस विद्रोह का प्रतीक था, यह प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, प्रतीक था आपका आम की टहनी और मिट्टी का ढेला। ठीक है, मिट्टी का ढेला मतलब आप सभी बिल्कुल जानते ही होंगे कि मिट्टी का एक टुकड़ा रहता है, उसी को क्षेत्रीय भाषा में ढेला बोला जाता है। विद्रोह के प्रतीक के बारे में भी बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। इस विद्रोह के परिणाम के बारे में अगर हम बात करें तो यह विद्रोह एक असफल विद्रोह था, सफल नहीं हो पाया था। लेकिन वीर गुंडाधुर, ठीक है, वीर गुंडाधुर जो है अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं आए थे, वे भागने में सफल हो गए थे। और इसीलिए वीर गुंडाधुर जी को छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्या संज्ञा दिया जाता है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे। तो इतनी सारी चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक नाम से, वो नाम है शहीद गुंडाधुर। क्या क्या ध्यान में रखना है मैं फिर से रिवीजन आपको करा देता हूं। 1910 में हुए भूमकाल जनजाति विद्रोह के नेतृत्व करता थे। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण नारा दिया गया था कि बस्तर जो है बस्तर वासियों का है। इस विद्रोह का प्रतीक था आम की टहनी और मिट्टी का ढेला। परिणाम था इस विद्रोह का असफल, लेकिन वीर गुंडाधुर जी भागने में सफल हो गए थे और इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे। अब हम दूसरे संदर्भ में बात करेंगे वीर गुंडाधुर जी के नाम से ही, ये किस जनजाति से संबंधित थे।
ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि वीर गुंडाधुर जो है परजा जनजाति से संबंधित थे। दोस्तों ये वो जनजाति है जिनका आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि और केन आधारित वस्तुओं के विक्रय पर निर्भर है। ठीक है, केन आधारित वस्तु, ये शब्द अब आपको नया लग रहा होगा कि सर ये क्या है ना। तो ये जो प्रश्न जो है एग्जैक्ट इसी शब्दावली के साथ में आपका छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में जब डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें पूछा गया था, तो उसका उत्तर था आपका परजा जनजाति। दूसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि परजा या ध्रुवा जनजाति के लोग जो हैं बांस की वस्तु बनाने में इतने निपुण होते हैं कि इन्हें सरकार के द्वारा में बास्केटरी ट्राइब्स की संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या संज्ञा दी गई है? बास्केटरी ट्राइब्स की संज्ञा दी गई है। तो यह तथ्य भी आप अवश्य रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 में राजपथ में प्रदर्शित छत्तीसगढ़ की झांकी में किस नृत्य का प्रदर्शन किया गया? दोस्तों ये सवाल आपको आगामी किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इस तथ्य को आप बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप में से बहुत लोगों को यह तथ्य पता ही होगा जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं या जो रोज अखबारों का अध्ययन करते हैं, उसमें काफी हाईलाइट करके इस तथ्य को दिया गया था। फिलहाल इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प होंगे गौर नृत्य, गेड़ी नृत्य, ककसाड़ नृत्य या एबाल तोर नृत्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ककसाड़ नृत्य। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा राजपथ में जो झांकी प्रदर्शित किया गया था, सबसे पहले तो आपको उसका थीम ध्यान में रखना है कि वो झांकी किस थीम पर आधारित थी। तो वो थीम था आपका गोधन न्याय योजना। अब गोधन न्याय योजना की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसके शुभारंभ तिथि की बात करेंगे। तो ये तिथि आपको ध्यान में रखना है 20/7/20 अर्थात 20 जुलाई सन 2020 को यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में लागू की गई थी। और इस योजना की शुरुआत हुई थी रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के बैहार गौठान से। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अब हम गणतंत्र दिवस 2022 में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रदर्शित झांकी पे वापस आ जाते हैं। तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि थीम अगर आपको पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना है गोधन न्याय योजना। लेकिन अगर आपको प्रश्न को बदल के यह पूछ दिया जाए कि उस दिन प्रदर्शित झांकी में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के द्वारा किस नृत्य का प्रदर्शन किया गया, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन किया गया है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि यह ककसाड़ नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ककसाड़ नृत्य किया जाता है राज्य की सबसे पिछड़ी जनजाति जो नारायणपुर जिले में निवास करती है, विशेष रूप से वो जनजाति है अबुझ माड़िया, और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर मैंने यही तथ्य लिखा हुआ है कि राज्य की अबुझ माड़िया जनजाति जो है ककसाड़ नृत्य करती है। और किनको प्रसन्न करने के लिए करती है? अबुझ माड़िया जनजाति के बहुत ही प्रमुख देवता जिनका नाम है लिंगोपेन। ठीक है, तो लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा ककसाड़ नृत्य किया जाता है। यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब हम फिर से बात करते हैं गणतंत्र दिवस 2022 फिर 21 फिर 20 की, क्योंकि आपको ईयर मेंशन करके भी तो पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि वर्ष 2022 का ही पूछेगा, वो 21 का भी पूछ सकता है, वो 20 का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर चलिए इसी तथ्य को मैं फिर से लिखता हूं। गणतंत्र दिवस 2022 के बारे में अगर आपको पूछेगा तो आपका थीम हो गया गोधन न्याय योजना और नृत्य हो गया आपका कौन सा? ककसाड़ नृत्य। ठीक है, वर्ष 2021 के थीम के बारे में अगर हम बात करें तो वर्ष 2021 में थीम था आपका छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से लेके दक्षिणी क्षेत्र तक जितने भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र होते हैं उस पर आधारित था। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपको गीत दिखाई दिया होगा झांकी में, वो था धनकुल गायन। ठीक है, धनकुल गायन। वर्ष 2020 की अगर हम बात करें तो यह प्रश्न आपके सीडीपीएससी की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि वर्ष 2020 में छत्तीसगढ़ द्वारा राजपथ में प्रदर्शित झांकी में लोक कलाकारों द्वारा कौन सा नृत्य किया गया था। तो फिर से आपको ध्यान में रखना है कि उस वर्ष भी छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के द्वारा में ककसाड़ नृत्य ही किया गया था। तो ये पिछले 3 वर्षों का हिसाब बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ये सारे तथ्य आपके स्टैटिक पार्ट से भी जाके कनेक्ट होते हैं। सारे के सारे तथ्य काफी महत्वपूर्ण भी है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 5वां प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे मेजर जनरल सुधीर शर्मा किस जिले के रहने वाले हैं? और हमारे विकल्प हैं पाटन, दुर्ग, रायपुर या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग जिला। तो दोस्तों मेजर जनरल सुधीर वर्मा जी को गणतंत्र दिवस 2022 को केंद्र सरकार द्वारा सेना पदक से सम्मानित किया गया है। और मेजर जनरल सुधीर वर्मा जी छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के पाटन के रहने वाले हैं मेजर जनरल सुधीर वर्मा जी। अब देखिए प्रश्न मैंने किस प्रकार से बदला हुआ है। मैंने पूछा है मेजर जनरल सुधीर शर्मा किस जिले के रहने वाले हैं। मैं जिले के बारे में बात कर रहा हूं। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि सर इसका आंसर तो पाटन होना चाहिए था। तो दोस्त पाटन जो है एक स्थान का नाम है। ठीक है, यहां पे आपको क्या पूछा गया है जिले के बारे में, तो आपको बिल्कुल दुर्ग जिला ही आंसर लेना है। इसी प्रकार से आपको एग्जामिनर के द्वारा एक शब्द को चेंज करके कंफ्यूज किया जाता है।
तो इसीलिए हमेशा आपको जो भी गाइड करते होंगे क्या बोलते हैं कि प्रश्न को आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद प्रश्न को समझते हुए उपयुक्त उत्तर आपको चुनना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6वां प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान योजना के तहत बेहतर परफॉर्मेंस देने वाले व हार्ट के रख रखाव व इलाज में रायपुर का देश में कौन सा स्थान है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं तीसरा, पांचवा, सातवां या 10वां। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 5वां स्थान। दोस्तों रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में स्थित एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ने इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी उपचार में 22 केस का उपचार कर देश में 5वां स्थान हासिल किया है। ये रैंकिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस आधार पर जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें पहला स्थान मिला है चंडीगढ़ के कुबेर मेडिकल इंस्टीट्यूट को। तो ये चीज भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, वीरता पदक और सराहनीय सेवा के लिए राज्य के कितने पुलिस कर्मियों अधिकारियों का चयन किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 10, 15, 20 या 25। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 20। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वीरता पदक के लिए भी छत्तीसगढ़ राज्य के 10 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का चयन किया गया है। वहीं सराहनीय सेवा पदक के लिए भी छत्तीसगढ़ से 10 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। तो इस प्रकार 10+10 अगर हम देखें तो कुल वीरता पदक और सराहनीय सेवा पदक के लिए 20 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का चयन किया गया है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें दो महत्वपूर्ण नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे जो मैंने पहले नंबर पे ही टेबल में लिखा हुआ है, आईपीएस कमल लोचन कश्यप और दूसरा है आईजी रतनलाल डांगी। तो आपको बिल्कुल इनके नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईपीएस कमल लोचन कश्यप जी को गणतंत्र दिवस 2022 में केंद्र सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा सम्मान दिया गया है? और यही दोनों ऑप्शन आपको रहेंगे, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कुछ और रहेगा। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है कि आईपीएस कमल लोचन कश्यप जी को वीरता पदक दिया गया है, वहीं पर अगर हम आईजी रतनलाल डांगी जी की बात करें तो इन्हें सराहनीय सेवा पदक दिया गया है। दोस्तों अगर आपको इंडिया के परसेप्शन में क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक वीरता पदक प्राप्त करने वाले पुलिस अधिकारी या कर्मचारी जो है कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कार्यरत हैं, तो उस समय आपका जवाब होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, उस समय आप जवाब क्या देंगे? जम्मू कश्मीर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 8वां प्रश्न है, पद्म पुरस्कार 2022 से छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विभूतियों को सम्मानित किया गया है? और हमारे विकल्प है 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी विभूति का नाम जो है पद्म पुरस्कार में सम्मिलित नहीं किया गया है और इसका सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है आवेदन प्रक्रिया में त्रुटि को। तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इस वर्ष कुल कितने विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 व्यक्तियों को पद्म भूषण और 117 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों 4 पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम शामिल है और वो नाम है जनरल बिपिन रावत जी का। ठीक है, ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों ये देश के पहले सीडीएस थे जिनका हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में निधन हो गया था। और बाकी जितने भी पुरस्कार प्राप्त करते हैं इन सारे लोगों के नाम के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूंगा आपका जब मैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, छिंदनार पुल का निर्माण किस नदी पर किया गया है? और हमारे विकल्प हैं गोदावरी, महानदी, इंद्रावती या शबरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती नदी। तो दोस्तों छिंदनार पुल का निर्माण इंद्रावती नदी पर दंतेवाड़ा जिले में किया गया है। यह तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम इंद्रावती नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको यह मैं बता दूं और आप सभी इस तथ्य के बारे में बिल्कुल जानते ही होंगे कि इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बस्तर की जीवन रेखा। दूसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली यह छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे लंबी नदी है। दूसरा चीज अगर मैं इसके उद्गम स्थल के बारे में बात करूं तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है आपका ओडिशा का कोरापुट। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज, इस नदी पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा परियोजना होगा और उस परियोजना का नाम है आपका बोध घाट
परियोजना यह एक प्रकार का बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस परियोजना के बारे में और विस्तृत रूप से जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और वहां पर आप सर्च कीजिएगा बोध घाट परियोजना, और जितने भी रिजल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं वो बोध घाट परियोजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिखाई दे रहे हैं और उनको आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, बैडमिंटन के चर्चित खिलाड़ी ईशान भटनागर इस राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? और हमारे विकल्प हैं दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर या जशपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायपुर जिला। दोस्तों ईशान भटनागर देश के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और यहां पर अब आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि ईशान भटनागर कौन से जिले से संबंधित है, रायपुर जिले से। ईशान भटनागर कौन से खेल से संबंधित है, आपका बैडमिंटन खेल से। अब ईशान भटनागर का नाम और उभर कर देश में इसलिए आया है क्योंकि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिश्रित युगल का खिताब जीत लिया है ईशान भटनागर, जो कि रायपुर से संबंधित है, और इनकी पार्टनर थी तनिषा क्रास्टो। तो ये दोनों नाम भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है। आप बिल्कुल जवाब देंगे ईशान भटनागर और तनिषा क्रास्टो। अब इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में अगर मैं महिला एकल वर्ग के विजेता की बात करूं तो इनकी विजेता बनी है पीवी सिंधु, ठीक है। इस नाम से भी बिल्कुल आप परिचित होंगे। महिला एकल वर्ग में इस चैंपियनशिप के विजेता के रूप में आप पीवी सिंधु का नाम ही ध्यान में रखिएगा। और 6 फरवरी को सीजी व्यापम की आयोजित परीक्षा में यह तथ्य पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, कबीरधाम जिले की किस पुलिस आरक्षक ने हाल ही में यूठी कांगरी चोटी पर फतह हासिल की है? और हमारे विकल्प हैं अंकिता गुप्ता, अमिता श्रीवास, नैना सिंह धाकड़ या निशु सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अंकिता गुप्ता। दोस्तों अंकिता गुप्ता कबीरधाम पुलिस में आरक्षक के पद पे अपनी सेवा दे रही है और अंकिता गुप्ता ने लेह लद्दाख की यूठी कांगड़ी चोटी पर फतह हासिल करके छत्तीसगढ़ पुलिस और छत्तीसगढ़ राज्य का झंडा फहराया है। अब आपको विकल्प में जो अन्य 3 नाम दिखाई दिए होंगे उनके बारे में हम चर्चा करें तो आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि ये तीनों नाम भी कहीं ना कहीं पर्वतारोहण के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें आपको पहला नाम दिखाई दे रहा है अमिता श्रीवास जी का, जो कि जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है और ये जांजगीर चांपा जिले की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। ये चीज भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? अमिता श्रीवास जी जो पर्वतारोहण के क्षेत्र से जुड़ी हुआ एक नाम है, जांजगीर चांपा जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और इन्हें हाल ही में पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दूसरा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिखाई दे रहा है, वो है नैना सिंह धाकड़, और नैना सिंह धाकड़ जो है बस्तर जिले से संबंधित है। तो दोस्तों नैना सिंह धाकड़ जी का नाम आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। तीसरा नाम आपको जो दिखाई दे रहा है वो है निशु सिंह, और निशु सिंह भी पर्वतारोहण के क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इनका संबंध है बिलासपुर जिले से। तो ये सारे तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 12वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता के मामले में देश का पहला राज्य कौन सा है? और हमारे विकल्प है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस विकल्प को सुधार कर आप क्या पढ़िएगा? ओडिशा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की गुणवत्ता के मामले में हाल ही में जारी रिपोर्ट में देश का पहला राज्य बताया गया है किसे? छत्तीसगढ़ को। और यह रिपोर्ट आपका जारी किया गया है वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण व प्रगतिरत सड़कों के 393 निरीक्षण के पश्चात, और इस निरीक्षण के पश्चात में छत्तीसगढ़ राज्य को गुणवत्ता के मामलों में पहला स्थान दिया गया है। अब हम यहीं पे एक तथ्य की और चर्चा करेंगे कि देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई। तो ये तिथि आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, 25 दिसंबर, और ईयर है आपका 2000। 25 दिसंबर सन 2000 को आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। और 25 दिसंबर एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, ठीक है, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये तथ्य भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 13वां प्रश्न है, ई कोर्ट के बेहतर प्रयास एवं क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को निम्न में से कौन सा अवार्ड दिया गया है? और हमारे विकल्प हैं गोल्डन अवार्ड, सिल्वर अवार्ड, डायमंड अवार्ड या प्लेटिनम अवार्ड। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर अवार्ड। तो दोस्तों यहां पर जैसा कि आप स्क्रीन पर इसी तथ्य को देख पा रहे हैं, ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बेहतर प्रयास एवं क्रियान्वयन के लिए नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी के डायरेक्टर जनरल की ओर से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया है। अब हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जो कि बिलासपुर में स्थित है, ठीक है, यह देश का 19वें क्रम का हाई कोर्ट है या उच्च न्यायालय है। दूसरा चीज आपको यह ध्यान में रखना है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के वर्तमान
मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जी का। ठीक है, क्या नाम ध्यान में रखेंगे आप? जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी जी का। और ये छत्तीसगढ़ या बिलासपुर हाई कोर्ट के 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो ये दोनों तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में ही रखना है। आगामी परीक्षाओं में बिल्कुल ये प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के उत्कृष्ट संपादन के लिए राज्य के किस जिले को सम्मानित किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं रायपुर, बस्तर, रायगढ़ या बिलासपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ जिला। तो दोस्तों वर्ष 2021 में समग्र रूप से निर्वाचन कार्यों के संपादन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में रायगढ़ जिले को चुना गया है और इसके लिए रायगढ़ जिले के तत्कालीन जिला कलेक्टर जिनका नाम है भीम सिंह जी, इन्हें एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित भी किया गया है। अब हम राज्य के प्रमुख निर्वाचन पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे कि वर्तमान स्थिति में कौन कौन से अधिकारी जो है किस किस पद पर आसीन है। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य सूचना आयुक्त हैं आपके M.K. राउत जी। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त की अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति में ये पदभार संभाले हुए हैं ठाकुर राम सिंह जी। और तीसरा नाम है यहाँ पे रीना कंगाले जी का, जो छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। तो ये तीनों नाम आपको आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में होने चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? और हमारे विकल्प हैं दुर्ग, रायगढ़, रायपुर या जगदलपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर। तो दोस्तों जगदलपुर के समीप बालीकोंटा में प्रदेश के पहले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की आधारशिला रखी गई है। तो आपको यह जानना जरूरी है कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आखिर होता क्या है। तो इस प्लांट के माध्यम से दूषित या गंदे पानी को पुनः उपयोग के लायक बनाया जाता है। इसी को क्या नाम दिया जाता है? आपका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। दूसरा चीज आपको यह भी ध्यान में रखना है कि देश का पहला ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, क्या ग्रामीण फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट कहां स्थापित किया गया है? तो आपका पाटन में। ठीक है, ये चीज भी बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। तो ये फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट आखिर क्या है? जो आपके शौचालयों से गंदे पानी निकलते हैं उनका ट्रीटमेंट इस प्लांट के तहत किया जाएगा। तो ये दोनों चीज आप बिल्कुल छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 16वां प्रश्न है, राज्य में मानक छत्तीसगढ़ी व्याकरण और छत्तीसगढ़ी शब्दकोश के निर्माण के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प है 9, 10, 11 या 12। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 11। तो सबसे पहले यही तथ्य आपको ध्यान में रखना है कि इसके लिए जो समिति बनाई गई है इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? तो 11 सदस्य होंगे। और ये 11 सदस्य कौन कौन होंगे ये आप बिल्कुल टेबल पे देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला नाम लिखा हुआ है डॉक्टर अनिल भट्टपहरी का। यहाँ पे ये 11 नाम आपको बिल्कुल स्क्रीन से एक बार पढ़ने हैं। मैं कुछ विशेष नामों पर यहाँ पे चर्चा करूंगा, जैसे कि आप तीसरे क्रम पे देख पा रहे हैं डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी, जो वर्तमान स्थिति में छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। दूसरा नाम आप देख पा रहे हैं जो चौथे क्रम पे लिखा हुआ है डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का। दोस्तों इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है और ये छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के क्या थे? प्रथम सचिव थे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही विशेष और विख्यात कवि हैं पंडित सुरेंद्र दुबे जी। तो इनका नाम आप बिल्कुल जानते होंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग की। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग, इसका गठन किया गया था आपका अगस्त 2008 में। क्यों किया गया था? छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिलाने व इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए। ठीक है, तो इस उद्देश्य से आपका अगस्त 2008 में राजभाषा या छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अब आपको यह चीज भी ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के द्वारा 2 बहुत ही महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है, जिसके नाम से आप सभी बिल्कुल ही परिचित होंगे, जिसमें एक कार्यक्रम का नाम है आपका बिजहा कार्यक्रम। ठीक है, क्या है इस कार्यक्रम का नाम? बिजहा कार्यक्रम। और दूसरा नाम है आपका माई कोठी योजना। ठीक है, क्या नाम है? माई कोठी योजना। तो बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपका लुप्त होते हुए छत्तीसगढ़ी शब्दों के संकलन के लिए। दूसरा माई कोठी योजना आपका चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ी से संबंधित, ठीक है, छत्तीसगढ़ी से संबंधित किताबों के संग्रहण के लिए। ठीक है, तो ये दोनों तथ्य और सारे तथ्य जो मैंने अभी आपको बताए हैं आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। दोस्तों अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ी बोली के क्षेत्रीय स्वरूप के बारे में, और इसको मैं आपको मैप के माध्यम से बनाने वाला हूं। तो अपनी समझ के लिए मैंने एक अलग प्रकार का मैप बनाया हुआ है। वास्तविकता में छत्तीसगढ़ का जो मैप है वो इस प्रकार का दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपनी समझ के लिए, अपने पढ़ने के लिए मैंने एक ऐसा मैप बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं
सेंटर बना लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं, और डायरेक्शन आप सबको पता है क्या मेंशन मैं करने वाला हूं। आपका ये हो गया हमारा उत्तरी क्षेत्र, ये हो गया हमारा पूर्वी क्षेत्र, ये पश्चिमी क्षेत्र, और ये हो गया दक्षिणी क्षेत्र यानी सदर्न पार्ट। चलिए यहां से अब हम टेबल से अध्ययन करते हैं उत्तरी छत्तीसगढ़। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की आपकी प्रमुख संपर्क बोली कौन सी है? सरगुजिया, ठीक है। क्या है प्रमुख संपर्क बोली? सरगुजिया। हालांकि उत्तरी क्षेत्र में और भी अलग प्रचलित बोली है, जैसे सरगुजिया, पंडो, जो पंडो जनजाति के द्वारा बोला जाता है। पंडो जनजाति को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी बोला जाता है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सदरी बोली, कोरवा बोली, जशपुरी या नगवंशी, ऐसे कुछ प्रचलित बोली है, लेकिन इन सब में महत्वपूर्ण क्या है आपका? सरगुजिया। दूसरा, अगर हम दक्षिणी छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग इसमें कवर हो जाता है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आपका जो प्रमुख संपर्क बोली है वो क्या है? हल्बी। अब हम पूर्वी छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। पूर्वी छत्तीसगढ़ में कलंजिया, कलंगा, बिंजवारी, भूलिया, चर्मशिल्पी, ये सभी बोली प्रचलित है, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख बोली पूर्वी छत्तीसगढ़ की कौन सी है? वो है लरिया, ठीक है। क्या नाम है इसका? लरिया। चलिए यहां से मैं एक अलग कलर के पेन का यूज कर लेता हूं ताकि आप सभी को देखने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर से यहाँ पे तथ्य मैं लिख रहा हूं, पूर्वी छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख रूप से बोली जाती है वो क्या है? लरिया। और अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी छत्तीसगढ़ में खलटाही, कमारी, मरारी, पनकी, ये सभी संपर्क बोलियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से क्या बोला जाता है पश्चिमी छत्तीसगढ़ में? इसका नाम है आपका खलटाही। और सर्वाधिक, ये जो मैंने मैप बनाया हुआ है, यहाँ से लरिया के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और दूसरा पूछा जाता है आपका खलटाही के बारे में, क्योंकि सरगुजिया और हल्बी ये लगभग ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, इसलिए आपको पूछा जाता है। और हाल ही में आपका जो व्यापम का परीक्षा आयोजित हुआ है उसमें पूछा गया था कि पूर्वी छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा क्षेत्रीय बोली सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और उत्तर लिया गया था उसका लरिया। उसी प्रकार अगर आपको पश्चिमी क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो आप अपना जवाब क्या लेंगे? खलटाही। क्लियर है। साथ ही साथ आपको मैं यह भी बता देता हूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ में कुल 162 प्रकार की बोलियां बोली जाती है, तो ये तथ्य भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 17वां प्रश्न है, राज्य में हाल ही में शुरू की गई अभिव्यक्ति ऐप किससे संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं कुपोषण के प्रति जागरूकता से, मौलिक अधिकारों की जागरूकता से, महिलाओं की सुरक्षा से, या घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं की सुरक्षा से। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान में रखना है कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह जो ऐप बनाया गया है अभिव्यक्ति ऐप, इसे किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यह ऐप जो है पुलिस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। अब हम पुलिस विभाग की बात कर रहे हैं तो आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के डीजीपी कौन है, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इस पद के लिए आपको बिल्कुल श्री अशोक जुनेजा जी का नाम बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। हाल ही में अशोक जुनेजा जी को छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी बनाया गया है, और अशोक जुनेजा जी से पूर्व यह पद डीएम अवस्थी जी संभाल रहे थे, ठीक है। चलिए ये तथ्य भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन वर्तमान के रूप में आपको बिल्कुल क्या ध्यान में रखना है? श्री अशोक जुनेजा जी का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा 18वां प्रश्न है, राज्य का पहला ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग सेंटर किस स्थान पर खोला गया है? और हमारे विकल्प हैं रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या बस्तर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। तो दोस्तों इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि आखिर ये ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग सेंटर होता क्या है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह कंप्यूटरीकृत एक बंद कमरा होता है। इसमें निशानेबाज और टारगेट एक निश्चित जगह पर स्थित होते हैं, और इसमें उन्हें टारगेट जो है तय दूरी पर ही होने का अनुभव होता है। इस प्रकार जो है अपना प्रैक्टिस करते हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि राज्य का पहला ऑटोमेटिक इंडोर फायरिंग सेंटर रायपुर जिले के माना में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अन्य अभ्यर्थी मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और इंतजार कीजिए हमारी इस सप्ताह के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स की नई वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।